और चलिए बात करते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। देहरादून में देर रात बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं, वहीं पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी फंस गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पानी के बहाव में बाइक गिर गई है। वहीं स्मार्ट सिटी इलाके में जल भराव से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश होने के बाद सड़कें लबालब हो गई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और लोगों को आवाजाही में किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। तो राजधानी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, हालांकि प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब भारी बारिश हुई इसके बाद कैसे ये स्कूटी गिर गई पानी में और सड़कों पर नदियां बहने लगी। तेज बहाव में किस तरीके से ये गाड़ी फंसी, ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं। घंटाघर इलाके में पानी में बाइक जब फंसी वो तस्वीरें देख रहे हैं आप। और उत्तराखंड में आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद शासन ने सभी 7 जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तो अलर्ट जारी किया गया है इन अलग अलग जिलों के लिए जो हम आपको बता रखे हैं। सभी डीएम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। भारी बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है वो कितना सटीक साबित होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, इन सभी जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर, पहले भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और अलर्ट पर रहने के लिए कहा था और भारी बारिश हुई थी जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता था। इस बार किस तरह की तैयारी है प्रशासन की बारिश से निपटने को लेकर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यही सभी जिलों के डीएम को कहा गया, खासतौर 7 जिलों के जिनके आपने नाम बताए उनके जिलाधिकारियों को कहा गया है कि आप पूरी तरीके से अलर्ट रहें, न सिर्फ आज के लिए 22 तारीख के लिए बल्कि 23 और 24 तारीख यानी अगले 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है इन 7 जिलों में और यहाँ भारी से भारी बारिश हो सकती है। देहरादून की अगर बात करूं तो कल देर रात बहुत जबरदस्त बारिश राजधानी क्षेत्र में हुई है और अल्मोड़ा में बारिश है, चमोली में, तमाम जिलों में इस वक्त बारिश चल रही है। और इस वक्त बार हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 महीने का जो पूरा स्पेल रहा है मानसून का, उसमें कई जगहों पर नुकसान हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, बहुत नुकसान यहां पर सरकार को हुआ है। और इसके साथ साथ अब यह है कि 15 सितंबर तक मानसून सीजन माना जाता है, तो इन जो 25 दिन के आसपास के जो अब दिन बचे हैं मानसून सीजन के, इसमें कोई बड़ा नुकसान ना हो। और खासतौर पर जो 3 दिन अब एक नया स्पेल आया जिसको लेकर एक आशंका जताई गई है कि भारी बारिश इन 7 जिलों में होगी, तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया कि सभी जगह पर अलर्ट रहे प्रशासन, चाहे एसडीआरएफ टीमें हो चाहे दूसरे और व्यवस्थाएं हो, उन सबको दुरुस्त रखा जाए। लेकिन यह बात सही है कि अब पूर्वानुमान कितना सटीक बैठता है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जब जब अलर्ट जारी हुए हैं तब तक भारी बारिश हुई है और इसका खामियाजा, इसका नुकसान आम लोगों को वहां पर भुगतना पड़ा है या फिर सड़कें बंद हुई हैं, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, तमाम तरीके से देखने को मिला है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर। और चलिए बात कर लेते हैं देहरादून में शिक्षा विभाग के गजब हाल है, जहां मौसम विभाग ने दून में जारी ऑरेंज अलर्ट किया था, तो अलर्ट के बाद भी दिन भर की चुप्पी के बाद रात 11 बजे जागा है जिले का शिक्षा विभाग। सीईओ देहरादून ने रात को 11 बजे आदेश जारी किया है और ब्लॉक लेवल अफसरों को यह आदेश जारी करके कहा गया है कि बारिश की स्थिति का आकलन कर अपने क्षेत्र में छुट्टी घोषित कर सकते हैं ये अफसर। अब बड़ा सवाल यह है कि रात 11 बजे हर छात्र को कौन और कैसे सूचना देगा। टिहरी के चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ और मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। देर रात एसडीआरएफ ने एक और शव को मलबे से निकाला है। मरने वालों में एक बच्चा समेत 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सोमवार को चंबा थाने के पास बनी पार्किंग के ऊपर भी पहाड़ी से मलबा आ गया और मलबे की चपेट में गाड़ी में बैठे लोग आ गए थे। वहीं कुछ गाड़ियां और दुपहिया वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए।
उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास हादसे की जांच के आदेश हुए हैं। डीएम ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बटवाड़ी एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीते रात आपको बता दें कि बीते रोज गुजरात की यात्रियों की बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 28 यात्री घायल हो गए थे। वहीं ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्राइवर तेजी और लापरवाही से बस चला रहा था। बहुत अच्छे सवाल निकालो सवाल निकल गया। स्टेट जांच भी इसमें कल ही एक आदेश किए गए हैं, जिसके तहत उप जिलाधिकारी बटवाड़ी को निर्देशित किया गया है कि वे इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करें और घटना के क्या कारण रहे हैं उनका पता लगाएं, और जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनका भी विधिवत रूप से लेखा जोखा लेके 7 बिंदुओं पे जांच की जाएगी। और नैनीताल में पर्यटक को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंडिया होटल पुलिस चेकपोस्ट पर कुछ स्थानीय लोगों ने पर्यटक को पीटा है। अब वीडियो काफी वायरल हो रहा है तो पुलिस को जानकारी तक नहीं है। हालांकि पर्यटक की पिटाई की क्यों गई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं न्यूज 18 भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में एक स्कूटी सवार ने कार सवारों पर जमकर फायरिंग की है, जिसमें कि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार शख्स का कार सवारों के साथ मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और इस बीच स्कूटी सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूचना मिली थी कि बिजौली अंडरपास के पास 2 लोग जा रहे थे, जिसमें गुलशाद नाम का व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उस पर जो है 3-4 फायर किए गए। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल भिजवाया गया। 2 गोली हाथ के दोनों तरफ लगी थी और एक जो है कान से छूते हुए निकल गई, तो इंजरी थी। उसको देखते हुए मुकदमा जो उनकी तरफ से आया था उसमें दर्ज कर लिया गया है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों में छापेमारी की है और छापेमारी की भनक लगते ही अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान 2 हॉस्पिटल्स को सील भी किया गया। पूछताछ में दोनों अस्पताल कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन और अवैध तरीके से शहर और देहात क्षेत्रों में चल रहे अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ न हो। सबसे पहले हम लोगों ने जीवन ज्योति देखा, वहाँ पे 2 पेशेंट हमारे सीजरियन पड़े हुए थे, जिनका ऑपरेशन हुआ था और कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया वहाँ पे, कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, कोई उनके पास पेपर नहीं था, इवन स्टाफ का कोई प्रशिक्षित नहीं था। तो उस एक पेशेंट को हम लोगों ने एडमिट करा दिया सिविल हॉस्पिटल में और एक पेशेंट चला गया घर पे अपने, वो बिल्कुल ठीक था। कॉर्बेट पार्क में निर्माण और 6000 के पेड़ों के कटान पर उस समय के तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार को कहा है कि क्यों इस मामले की सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, क्यों ना इस मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। और इसी साल हाई कोर्ट ने 6 जनवरी को मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसमें कई अधिकारियों के नाम नहीं थे, तो वन मंत्री का भी नाम नहीं था, जबकि उस समय हरक सिंह रावत वन मंत्री थे। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब रिपोर्ट में वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम था और उच्च अधिकारियों के नाम थे, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। मामले में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। कुछ रिपोर्ट में आया हुआ है कि शासन स्तर से भी बहुत गंभीर लैप्सेस हुए हैं, तो क्यों नहीं इस मामले को सीबीआई को भेजा जाए। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने एक विचारण के लिए बिंदु निश्चित किया है और सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं कॉर्बेट की पूरी इंक्वायरी और कौन दोषी है ये सारा सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी मुलाकात की और सीएम धामी ने बिजली कटौती से राज्यों को मुक्त कराने के लिए कोयला आधारित संयंत्रों से 450 मेगावाट बिजली लगातार देने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने केंद्रीय पूल से कम दरों में बिजली देने की मांग की है। साथ ही आपदा में बर्बाद हुई बिजली की लाइन को फिर से बनाने के लिए केंद्रीय मदद देने का भरोसा भी दिया। सीएम धामी ने इस दौरान केंद्र सरकार का आभार भी जताया है।
पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया और सक्रिय राजनीति से दूर होने का संकेत दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में हरीश रावत ने कहा है कि मैं अपने हिस्से की पारी खेल चुका हूं और अब नए लोग आगे आने चाहिए। हरीश रावत का ये बयान तब आया जब कांग्रेस की केंद्रीय टीम में हरीश रावत का कद कम हो गया है और हरदा को लेकर अब सियासी कयास भी लगाने शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट दिखाइए। विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी, महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर। 75 साल के हरीश रावत कांग्रेस संगठन और सरकार के हर पद पर रह चुके हैं। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में हरीश रावत बतौर कोर मेंबर नहीं, परमानेंट मेंबर होंगे। कांग्रेस में सब बड़े फैसले वर्किंग कमेटी के कोर मेंबर ही लेते हैं। ऐसे में इस बार हरीश रावत की पोजीशन पार्टी में मार्गदर्शक की ज्यादा नजर आती है। अब सवाल है कि फिलहाल संगठन में कोई बड़ा काम नहीं संभाल रहे हरीश रावत को क्या काम सौंपा जाएगा। मैं जहां तक समझता हूं तो मैं अपने हिस्से का खेल चुका हूं और अब धीरे धीरे नए लोग आने चाहिए और उसमें मुझे सहयोग देना चाहिए। हम चाहते हैं नई पीढ़ी के नए लोग आए, उनको अवसर मिले और जो हमारा अनुभव है हम उसका लाभ उनके साथ शेयर करें। पूर्व सीएम हरीश रावत करीब 50 साल की राजनीति कर चुके हैं और पार्टी अब नए चेहरों को ही चांस दे रही है। ये हरीश रावत भी मानते हैं। इसी कड़ी में 56 साल के गणेश गोदियाल वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बने, तो 64 साल के प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कुल मिलाकर नए नेताओं के लिए कांग्रेस हाईकमान ने रास्ते भी खोले और काम भी सौंपा, जिसे प्रीतम हो या गोदियाल दोनों अच्छा संकेत मानते हैं। निश्चित रूप में निरंतर सीखने की प्रक्रिया को राजनीति कहते हैं। ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और जो भी मैं पार्टी के लिए कर पाऊंगा, समाज के लिए जो भी कर पाऊंगा, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए जो भी मैं सकारात्मक रूप में कर सकता हूं, मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी CWC में है और मैं समझता हूं कि CWC में जो है उत्तराखंड की आवाज मजबूती के साथ उठेगी और जो आगे भविष्य में चुनौतियां होंगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसको हम जीतने का काम करेंगे। राजनीति में उम्र और अनुभव के साथ असल संघर्ष पद और कद के लिए होता है। ऐसे में देखना होगा कि प्रीतम और गणेश गोदियाल से हर मायने में सीनियर हरीश रावत को पार्टी क्या जिम्मेदारी सौंपती है, जिनके पास फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली से संदीप पांडे के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान राज्य भर में तेज हुआ तो हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार के लिए वन भूमि और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की चुनौती है। नैनीताल में रोड किनारे लगे लाल निशान से इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने हजारों लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है, तो वहीं अपने मकानों को बचाने की चुनौती लोगों को आंदोलन की तरफ ले गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि तमाम सड़क किनारे बने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे भी इसकी जद में आ गए हैं। नैनीताल के अलग अलग इलाकों में विरोध हो रहा है तो कांग्रेस इन अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन राहत देने की बात कर रहा है। लोगों का सारे मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में जिसे अतिक्रमण है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कि जो जिनके परिवार जो इन्हीं पर निर्भर थे, जिनको फीस की है, कोई अपने सब कारोबार करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। 2 चरणों में इस अतिक्रमण को टेकअप करा जाए। पहले चरण में अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण पर रिमूव किया जाएगा, जिसका कंप्लायंस भी माननीय न्यायालय के समक्ष जिला प्रशासन के माध्यम से और जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से दिया जाए। दरअसल सरकार ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, तो हाईकोर्ट ने इसे एक कदम आगे बढ़कर एक याचिका की सुनवाई करते हुए इसमें नेशनल हाईवे, जिला मार्ग और संपर्क मार्ग भी जोड़ दिया। इस आदेश का असर राज्य के लाखों कारोबारियों पर सीधे तौर पर पड़ा, तो विभागों ने आनन फानन में वन भूमि से लेकर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मकानों और संस्थानों को भी नोटिस जारी कर दिया। वहीं अब इस कार्रवाई से हड़कंप मचा तो उसके नुमाइंदे कोर्ट से ही लोगों की समस्या का समाधान देख रहे हैं।
माननीय न्यायालय से हमारी प्रार्थना रहेगी, हमारे लोग बोलेंगे कि समय दीजिए, इस बरसात में कहाँ डालेंगे बात, आखिर मानवीय दृष्टिकोण भी तो कहीं है। ठीक है, मैंने कोई गलती कर दी तो उसके लिए और किस्म की सजाएं होती हैं, एकदम मार दो गोली मार दो तो नहीं है ना सजाओं में। मजारों से शुरू हुई कार्रवाई अब मकानों दुकानों तक पहुंच गई है। ऐसे में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में अतिक्रमण पर बुलडोजर क्या माहौल बनाता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन विभाग एक बार फिर बड़े लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है और इसकी जद में नदी और फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे कई रसूखधारी भी आने वाले हैं। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक ने मंगलवार और बुधवार को फॉरेस्ट अफसरों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा के साथ ही आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। और वन विभाग अभी तक 2500 एकड़ को अतिक्रमण मुक्त कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा धार्मिक अतिक्रमण थे। भूमि पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की गतिविधि है, ये मुख्य रूप से भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत की जाती है। एक विधिक प्रक्रिया है, तो उसका पालन करते हुए जो है हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी में अब बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर मनमाने तरीके से कॉलोनियां नहीं काट पा रहे हैं। प्रशासन ने उनके गड़बड़ झाले को पूरी तरह से रोक दिया है और जिला प्रशासन ने रेरा और प्राधिकरण के नियमों का हवाला देते हुए मामले में सख्ती की है, जिसके बाद गलत रजिस्ट्री पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। प्रॉपर्टी डीलर लगातार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन ने 25 अगस्त को एक ऐसी बैठक बुलाई है जो स्थिति को स्पष्ट करेगी। भूमि विवाद न हो, नियोजित विकास हो, ड्रेन सही हो, सड़क सही हो, बिजली पानी की व्यवस्थाएं सही हो, लोगों के जमीन सुरक्षित हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने पर जब बात सामने आती है तो ये व्यवस्था है कि रेरा मानकों को ध्यान रखते हुए, प्राधिकरण के मानकों को ध्यान रखते हुए नियोजित कॉलोनी की मांझी स्वीकृत कराएं और बेचें। देहरादून की कालसी में पीएमजीएसवाई विभाग का परिसर खनन माफियाओं का अड्डा बन गया है। पचवाधून क्षेत्र में खनन माफियाओं पट्टे और नदियों से खनन बंद होने के बावजूद भी चोरी छिपे खनन लगातार हो रहा है और खनन माफियाओं ने पीएमजीएसवाई विभाग कालसी के परिसर को अपना भंडारण का अड्डा बना लिया है। रात भर डंपर ट्रैक्टर चलने से पूरे परिसर को खुर्द-बुर्द कर दिया है। लोगों को दफ्तर के अंदर जाने में परेशानी तक हो रही है, लेकिन विभाग के कर्मचारी चुप हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदारद थे। वहीं एसडीएम कालसी से मामले को लेकर जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हम आपके ही माध्यम से जानकारी मिली है और कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और पौड़ी जिले में लंपी वायरस के चलते अब तक 40 गौवंश की मौत हो चुकी है, जबकि लंपी वायरस के केस में भी अभी जिले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। दुगड़ा के बाद अब पौड़ी, खिरसू, थलीसैंण, पाबो ब्लॉक में लंपी वायरस के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग 1,70,000 टीकाकरण जिले में कर चुका है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को काबू में किया जाए। विकासखंड पौड़ी, खिरसू, पाबो और थलीसैंण में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लगभग 1,70,000 टीकाकरण गोवंश का हम कर चुके हैं और वो निरंतर चल रहा है। चमोली में उर्गम घाटी के 20 गांवों को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम सड़क 21 दिनों से बंद है। बारिश के बाद से रोड बंद है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई गांवों में गैस की किल्लत समेत खाद्यान्न संकट गहराने भी लगा है। वहीं धोपा गदेरे और नोट गदेरे पर पुल निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण दर्जनों खेत भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। वहीं भेटा गांव में 7 से 8 परिवार भूस्खलन की जद में आ गए हैं। बीस दिनों से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से जहां पंचम केदार, कल्पेश्वर महादेव एवं ध्यान बद्री को जाने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में आपदा के 2 हफ्ते के बाद भी पानी का संकट बना हुआ है। कई इलाकों में लोग पानी के लिए आज भी परेशान हैं।
8 अगस्त की रात हुई जबरदस्त बारिश हल्द्वानी की सड़कों को भले ही तरबतर कर गई हो, लेकिन यहाँ के कई मोहल्ले आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। गौला बैराज और शीतला हाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोनों के टूटने के कारण दमुआ ढूंगा, काठ गोदाम और बद्रीपुरा जैसे कई इलाके हैं जहां वाटर सप्लाई आज भी सामान्य नहीं हो पाई है और पानी के लिए लोग परेशान हैं। यहाँ पर कम से कम 150 घर जो हैं आपदा के बाद पानी की वजह से जूझ रहे हैं और अभी भी स्थिति यह है कि कितने घरों में, बहुत सारे घरों में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा अभी और आदमी परेशान है पानी की वजह से। हालांकि जल संस्थान का दावा है कि उनकी टीम स्थितियां सामान्य करने में लगी हुई है और काफी हद तक लोगों के घरों में पहले की ही तरह नलों से पानी पहुंचने लगा है। तो हमने आपूर्ति सामान्य सुचारू कर दी है। कलसिया से जो क्षेत्र और शीतला हाट का क्षेत्र था, जैसे बद्रीपुरा का हो गया, कुछ एरिया डम्बा डूंगा काता जमरानी साइड का जो एरिया था आपका, वहाँ पर हमने अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जलापूर्ति सुचारू कर दी है और जिन क्षेत्रों में अभी भी पानी की समस्या आ रही है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण करा रहे हैं। जाहिर है दावे और हकीकत में काफी फर्क है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाथों में खाली बाल्टी लेकर टैंकरों के आसपास भटकते ये लोग भी जल्द ही राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की सिद्धोवाला जेल में साल 2014 से उम्र कैद की सजा काट रहे विकास नगर के कैदी के घर पर बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से बच्चियों की पढ़ाई छूटने लगी थी। पत्नी जब जेल में मुलाकात करने आई और बताया कि बच्चों की स्कूल की फीस जमा न होने की वजह से बच्चों का स्कूल छूट रहा है, जिसके बाद सजा काट रहे कैदी ने जेलर को बच्चों की पढ़ाई की समस्या बताई, जिसके बाद जेलर ने एक एनजीओ की मदद से दोनों बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाई और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनका स्कूल छूटने लगा, सर स्कूल में फीस चाहिए होती है, तो कुछ समय तो वाइफ ने काम करके किया सर, फिर नहीं हो पाया, बीमार रहने लगी, फिर स्कूल में बोलने लगे फीस तो वरना हम आपके बच्चों को निकाल दें। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों की फीस, दोनों बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। उनके बच्चे जो है सरस्वती शिशु मंदिर विकास नगर में पढ़ रहे हैं। हमने समाज के विभिन्न संभ्रांत लोगों से संपर्क किया तो लॉयंस क्लब देहरादून ने सहमति प्रदान की कि हम इनके बच्चों की 1 साल की फीस हम जमा करेंगे। और यह वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।